बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकर्रुरी के मसले पर तो एक कशमकश जारी है और तकर्रुरी से हटकर भी दोनों मसलों को अगर मिला भी लिया जाए तो ऊपर की सतह पर एक सेफ फरीकी कशमकश चल रही है। इसको हम खाना जंगी भी कह सकते हैं, सियासी खाना जंगी। काफ़ी यानी गंभीर किस्म की फजा बन गई है। इसमें एक फरीक तो वो है हुकूमत जो कोई फैसला नहीं कर सक रही कि उसे क्या करना है, और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को बताया जा चुका है बार बार कि आपका इख्तियार ये है, लेकिन वो फिर भी डगमगा रहे हैं और किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहे। और दूसरा फरीक जो है वो खुद बाजवा साहब हैं, वो कुछ चाहते हैं, और तीसरा फरीक वो है जो बाजवा साहब के खिलाफ एक्टिव है। और इस तीसरे फरीक ने जो बहुत बड़ा वार किया है जनरल बाजवा साहब पर, वो अपनी नौइयत में तारीख की, पाकिस्तानी तारीख की पहली मिसाल है। इससे पहले जनरल आसिम बाजवा के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था। वो सी पैक की रकम चोरी करके उसने पूरी दुनिया पर अपने कारोबार फैला लिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इमरान खान जो करप्शन के खात्मे का दावा करता था, उसे सारे सबूत दिए गए कि ये जनरल आसिम बाजवा ने इतनी अरबों रुपए की चोरी की है, इतना बड़ा डकैत है ये। तो उसने कहा कि नहीं, ये ईमानदार है, और उसने जनरल आसिम बाजवा से कहा कि तुम एक वजाहत लिख दो। उसने एक वजाहत लिख दी और कहा कि मुझे, इमरान खान ने कहा कि मुझे इस वजाहत पर एतबार है। तो वो मसला दबकर रह गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जल्द ही वक्त आने वाला है जब वो मसला फिर से खुलेगा। लेकिन जनरल बाजवा एक सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ इतना बड़ा स्कैंडल बाहर आ गया है कि उसने रियासत को भी हिला कर रख दिया है, हुकूमत को भी मखमसे में डाल दिया है, और खुद बाजवा साहब एक भंवर में आ गए हैं। वो इल्ज़ामात सच्चे हैं या झूठे, इससे बहस नहीं, लेकिन ये है कि मामला बहुत संगीन है। अहमद नूरानी साहब का एक इदारा है, मशहूर साफ़ियों, उनका एक इदारा है फैक्ट फोकस, तो वो उसने ये दस्तावेजात जारी किए हैं और उसमें जनरल बाजवा और उनकी फैमिली पर मालियाती करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो आपने पढ़ लिए हैं, सुन लिए हैं, देख लिए हैं। उनमें उनकी अहलिया, उनकी बहू, उनके साहबजादे और उनके समधी और एक आध दूसरे रिश्तेदारों के हवाले से बताया गया है कि इन लोगों ने 6 बरसों में खरबों रुपए कमाए हैं, खरबों रुपए की जायदादें बनाई हैं। इनके असासे, बैंक बैलेंस, प्लाट, फ्लैट्स, शेयर और कारोबार, पता नहीं क्या क्या उसमें तफसीलात दी गई हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो वेबसाइट के मुताबिक देखा जाए तो पता चलता है कि ये सारा रिकॉर्ड सरकारी महकमों से लिया गया है, खासतौर पर FBR से। तो यहाँ अब आप देखिए कि एक बड़ा सवाल पैदा होता है। ये दस्तावेजात ज़ाहिर है ISI के मौजूदा चीफ के ज़माने में लीक नहीं हुई है, ये किसी के पास पहले से थी ज़ाहिर है, और ये उसके पास थी जब वो अपने इदारे के सरबराह थे, तो उस वक्त उनकी रसाई में हर चीज़ थी, अपने इदारे की भी और सिविल गवर्नमेंट के जो सिविल ढांचे के इदारे होते हैं, FBR है, इन तक भी। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने, हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड वो मुसलसल तैयार करते रहे और कॉपी करते रहे, क्योंकि वो बाख्तियार थे, हर चीज़ उनके पास थी। और कहा जा रहा है कि उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के मामला के हवाले से। तो अब जब ये कशमकश चल रही है और इस कशमकश में उन्होंने एक बहुत बड़ा वार किया, यानी हम जनरल बाजवा साहब के बारे में वो शेर इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो अपने ही दोस्त ने ये काम किया और बाजवा साहब को एक भंवर में फंसा दिया। और इसकी वजह से अगर जिस तरह के बाज़ रावी रिवायत करते हैं कि अभी तक बाजवा साहब के हामियों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये तकर्रुरी ना होने पाए, बल्कि उन्हें 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि अब उनकी कोशिश, अगर ये वाक़तन अब भी कोशिश हो रही है और ये खबर दुरुस्त है, तो इस रिपोर्ट ने इस मामले को गोया कि ख़त्म कर दिया है और बाजवा साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी हैं। और ये 6 महीने की बात जो है, तो इसमें ये भी आपके जहन में रहे कि 6 महीने की तजवीज़ नहीं थी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जाकर नवाज शरीफ साहब को, बड़े बड़े भाई को
کنونس کرتے رہے کہ باجوہ صاحب کو 1 سال کی توسیع دے دی جائے، اور خواجہ آصف بھی شہباز شریف کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، لیکن نواز شریف نہیں مانے۔ انہوں نے وہ فیصلہ دیا جو اصولی طور پر درست فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو میرٹ پر جو آدمی سب سے اوپر ہے اس کی تقرری کرنی چاہیے۔ تو اب وہ یہاں جو مسئلہ پھنس گیا ہے وہ 6 فریقی جنگ میں وہ یہ ہے کہ سمری نہیں بھیجی جا رہی تاکہ تاریخ 27 کی گزر جائے، 26 تاریخ گزر جائے، جب عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو جائے اس کے بعد سمری بھیجی جائے۔ اور اس کشمکش میں پھر یہ چیز بھی شامل ہے جو تیسرا فریق ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی ایف بی آر کی ان دستاویزات کو احمد نورانی کے ویب سائٹ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ وہی فریق یہ چاہتا ہے کہ سمری وغیرہ سب کچھ رک جائے اور ادارے کو، موجودہ آرمی چیف کو اور حکومت کو بلیک میل کر کے دباؤ میں لا کر عمران خان سے ڈائلاگ کرنے پر مجبور کیا جائے اور اس کی مرضی کا آرمی چیف مقرر کر دیا جائے۔ یہ کشمکش چل رہی ہے، اور انہی صاحب نے، جن کے بارے میں نے اشارہ کیا اور آپ بھی سمجھتے ہیں، عمران خان کو یہ مشورہ دیا، اور ظاہر ہے 1-2 ان کے ساتھی اور بھی ہوں گے کہ تم راولپنڈی جا کر دھرنا دو جی ایچ کیو کے سامنے۔ اچھا، یہ تو خیر عمران خان کو کنونس کرنے والی بات ہے، اور عمران خان ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس نے دھرنا دینا یا نہیں دینا، لیکن اطلاع یہ ہے کہ اسے دوسری طرف یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی ایچ کیو کے 2 فرلانگ سے بھی زیادہ فاصلے پر تم نے رہنا ہے، اس کے آگے نہیں جانا، اور خیال یہی ہے کہ عمران خان کوئی بڑا وہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ اطلاعات آخر میں دوں گا۔ تو یہ قصہ جو ہے، یہ دوسرا فریق جو ہے، اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے ہم یہ بات یاد کریں کہ نواز شریف کے خلاف 2017 میں پاناما کیس چلا تھا، تو اس وقت موجودہ آرمی چیف نے اور جنرل فیض نے اور ان کے دوسرے ہم خیال ساتھی جتنے بھی ایکٹیو ہو گئے اس وقت، تو انہوں نے نواز شریف کے خلاف ایسے الزامات پر مبنی ایک مہم چلوائی تھی جن کا کوئی ثبوت نہ ان کے پاس تھا، نہ ان کے پاس ہے، اور نہ وہ کیس کسی صورت دنیا کی کسی بھی عدالت میں چل سکتا ہے۔ لیکن 3-4 سال تک، یعنی 1 سال وہ 2017 کا، پھر 2018 جس میں الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد بھی 1-1.5 سال تک، جب تک یہ عمران خان کو ان کی ایکٹیو حمایت حاصل تھی، تو نواز شریف کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم چلی۔ کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کی ہے نواز شریف نے، یہ سارا بتایا جاتا رہا، اور اس میں دلچسپ باتیں یہ بھی ہے کہ میڈیا کی جو مدد حاصل کی گئی اور اس میں کچھ لوگوں کو نکالا بھی گیا، لیکن جن لوگوں کو ہائر کیا گیا ان کو ایک پروگرام نواز شریف کے خلاف کرنے پر 10 لاکھ روپے کی پیمنٹ کی جاتی تھی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ مختلف چینلز پر اس دوران نواز شریف کے خلاف کوئی 400 کے قریب پروگرام ہوئے۔ اب 400 کو آپ 10 لاکھ سے ضرب دیں۔ پھر اس کے علاوہ نیچے جو خدمات انجام دے رہے تھے، خبریں چھپواتے تھے، بیپر دیتے تھے، یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھے، ان کو الگ سے رقم دی جاتی تھی۔ تو آپ ان کو ٹوٹل کریں تو یہ ایک اچھا خاصا طلسم ہوشربا بن جاتا ہے۔ اتنی رقم سے پاکستان کے اندر F-16 طیارے بنانے کا ایک پلانٹ لگایا جا سکتا تھا امریکہ کی مدد سے، یا F-16 جیسا کوئی اور طیارہ اس سے تھوڑا سا کم کوالٹی کا پاکستان میں بنایا جا سکتا تھا۔ اتنی رقم ایک جھوٹے مقدمے میں، ایک جھوٹے کیس میں، صرف ذاتی دشمنی کو نکالنے کے لیے استعمال کیے گئے، اور پاکستان کا معاشی طور پر دیوالیہ نکال دیا گیا اس کمپین کے ذریعے۔ اور اس کمپین کے نتیجے میں جو پاکستان کو معاشی نقصان پہنچا، جو اس میں عدم استحکام آیا، جو معاشی بحران پیدا ہوا، اور جس طرح سرمایہ کار بھاگے اور جس طرح سی پیک کو روکا گیا، اس کے نتیجے میں جو نقصان پہنچا اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کا اندازہ ہمیں پاکستان کی موجودہ صورتحال سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی تباہی آئی ہے کہ کرونا آیا، نکل گیا، دنیا مصیبت میں مبتلا ہوئی، دنیا نکل گئی، لیکن پاکستان جو ہے اب بھی دنیا کے سب سے نچلے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ چند ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، 3-4 ملک ہوں گے ہماری صورتحال سے۔ اب صومالیہ کی معاشی صورتحال بہتر ہے، لوگ تو بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں، میں کہتا ہوں افغانستان کی صورتحال ہم سے بہتر ہے، جتنی صورتحال اس ایڈونچر نے پیدا کر دی۔ اور دشمنی کیا تھی؟ کچھ شکایات تھی کہ وہ ہمیں اس طرح پروٹوکول نہیں ملا، جس طرح مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی تصویر جو
नवाज शरीफ साहब ने खिंचवाई जनरल बाजवा को रिसीव करते हुए, तो उसी दिन सोशल मीडिया पर वो तस्वीर इस तबसरे के साथ किसी ने पीटीआई के हामी ने किसी ने चला दी थी कि नवाज शरीफ का गरूर देखे। एक बड़ी चौड़ी टेबल थी जिसमें इनका और बाजवा साहब के दरमियान फासला खासा था, और ये बताया गया कि नवाज शरीफ ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बास मैं हूँ। तो नवाज शरीफ ने ये गलत किया जो सही किया, इससे कतई नज़र उस वाक़े का जो रंज था वो फिर पाकिस्तान की तबाही का बास बना। तो अब जबकि वो गेम उलट चुकी है, पाकिस्तान को बर्बाद होने में कोई कसर शायद ही बाकी रह गई हो, तो अब उन लोगों के इत्तेहाद का हाल ये देखिए कि उनके अंदर एक कश्मकश शुरू हो गई है, और उस एक फरीक ने जनरल बाजवा साहब के बारे में ये रिपोर्ट छुपवाई है, और ये रिपोर्ट सच्ची है या झूठी है मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। हो सकता है कि सरासर गलत हो सकता है कि बिल्कुल सही हो, लेकिन इसमें चीज़ें ज़ाहिर है अपनी जगह पर ये एक ऐसा बड़ा वाक़या है कि जो अब दबाए नहीं दबेगा। वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा साहब किसी करने के काबिल तो नहीं है, शहबाज शरीफ की तरह वो भी कोई फैसला ये कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ बयानात दिए हैं कि हम ये मामला तहकीक करेंगे कि ये किस तरह रसाई हासिल की गई है FBI के तहत। और वज़ीर ख़जाना ने तो बाकायदा इंक्वायरी शुरू भी करवा दी है। यानी ज़ाहिर ये ख़जाने का मसला है, ये ख्वाजा आसिफ का बयान सियासी था, लेकिन वज़ीर ख़जाना का बयान जो था वो प्रैक्टिकल है। उन्होंने कहा है कि हम ये तहकीक कराएंगे कि ये FBI तक रसाई कैसी हुई। लेकिन ये एक बड़ी ये भी ख़तरनाक बात है, रिकॉर्ड तक रसाई कैसे हुई, इसका मतलब ये है कि वज़ीर ख़जाना ये बात मान रहे हैं कि रिपोर्ट सही है, वरना उन्हें ये कहना चाहिए था कि ये रिपोर्ट मन गलत है, झूठी है, बेबुनियाद। लेकिन उन्होंने ये फिक्रा कह के कि FBI तक रसाई कैसी हुई, अब इसकी तहकीकात कराएंगे। इल्ज़ामात को दुरुस्त मान लिया है, पता नहीं दुरुस्त हैं या नहीं है, लेकिन ये इबरत का एक मुकाम है और एक सबक है कि जो हथियार आपने नवाज शरीफ पर उनके किसी कसूर के बगैर चलाए थे, सिर्फ ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर, या शायद CPAC को आप खारजा पॉलिसी में कोई रुकावट समझ रहे थे, अमेरिका के साथ तल्लुकात के हवाले से, अमारात के साथ को तल्लुकात के हवाले से उसको रुकावट समझ रहे थे, उसका हिसाब किताब बराबर करने के लिए आपने एक इतना बड़ा एडवेंचर लगाया कि वो जो कहा जाता है ना कि जुए में बाज़ लोग जब अपना सब कुछ हार देते हैं, अपनी कार भी उस पर लगा देते हैं, वो भी हार जाते हैं, मकान की मिल्कियत से भी महरूम हो जाते हैं, तो फिर वो आखिर में अपनी बीवी को दांव पर लगा देते हैं। तो पाकिस्तान तो बीवी और माँ दोनों का अलामती तौर पर कायम मुकाम है, और इन्होंने मेरी बीवी समझकर उसको दांव पर लगा दिया, और फिर शामत हम सबकी आ गई। ठीक है, ये लोग जो हैं जो ऊपर की सतह पर बैठे होते हैं, उनको मुल्क के तबाह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ाहिर है एक आपके पास अगर यानी अरबों खरबों की रकम तो बहुत ज़्यादा है, अगर किसी के पास 40-50 करोड़ रुपए भी हो तो वो कहेगा मुझे क्या गरज है, ये मुल्क रहता नहीं, ये रहता। 40-50 करोड़ ऐसी रकम है कि मैं इसको अगर बैंकों में भी डाल दूं तो जो उसका मुझे सूद मिलता रहेगा वो मेरी पता नहीं कितनी नस्लों की खाने पीने और रोज़मर्रा के अखराजात के लिए किफ़ायत करेगा, वो तो ये सोचता है। तो इन लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एडवेंचर के नतीजे में आज सूरत हाल ये है कि कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान के 40% बच्चे खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। खत्ते गुर्बत से नीचे जाने का मतलब ये नहीं होता कि जो इससे ऊपर है वो मालदार है, ऊपर भी गुर्बत होती है, लेकिन खत्ते गुर्बत से नीचे जाने का मतलब ये होता है कि इंतहाई गुर्बत, जहाँ एक वक्त की रोटी भी ना मिले, यहाँ ये 40%। तो इसका मतलब ये है कि जो गरीब आबादी है वो तो 50% से भी ज्यादा हो गई ना। पाकिस्तान में 50% से भी ज्यादा आबादी गरीब है, और फिर थोड़ी सी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मिड ऑफ द मिडिल क्लास है, फिर उसके बाद फिर ये लोग आते हैं हाई मिडिल क्लास वाले, अपर मिडिल क्लास वाले, अपर क्लास वाले, और उसके ऊपर जो क्लास होती है सुपर एलीट क्लास, वो वाले वो थोड़े हैं। तो ये पाकिस्तान में गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान अब बाकायदा और लुग़वी तौर पर मुफलिस मुल्क बन गया है इस एडवेंचर के नतीजे में। इससे पहले खत्ते गुर्बत से नीचे आबादी की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, 20-25% के दरमियान थी, और वो उसमें भी कमी हो रही थी, लेकिन वो यकायक 40% से भी इसका फिगर बढ़ गया है। और अगर हम गरीब कहें, गरीब वो है जो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, रोटी का बजट उनका नहायत लिमिटेड होता है, जहाँ 2 रोटी खानी होती है वो 1.5 खाते हैं या 1 खाते हैं। लेकिन खत्ते गुर्बत से नीचे वो है जिनको
ढेर रोटी खाना भी नसीब नहीं होता, उनको रोटी एक टाइम मिलती ही नहीं है, वो पता नहीं किस तरह जिंदा है। तो ये सारा इस एडवेंचर का तोहफा है जो 2017 में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किया और एक आवाम को खुदकुशियों, जराइम, डकैतियों पर लगा दिया। ज़ाहिर है एक गरीब आदमी जब भूखा मरेगा तो या वो खुदकुशी करेगा या वो डकैती करेगा, डाकू बन जाएगा, चोर बन जाएगा, कोई ना कोई क्राइम करेगा ताकि उसका घर में एक टाइम रोटी। और फिर जब वो इस राह पर चल पड़ता है तो अपने साथ कई और को भी मिलाता है, किसी न किसी पुलिस मुकाबले में मारा जाता है या गिरफ्तार हो जाता है, यानी उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तो ये एक इबरत का मुकाम है और आइंदा जो हमारे जिम्मेदार आएंगे उनको ये सबक सीख लेना चाहिए कि इस किस्म के एडवेंचर में जो ज़ाती मफादात की ये किया जाए, कोई किसी का यार नहीं होता। जिस तरह साजे की ये हड्डियाँ फूटी है आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन ये लॉन्ग मार्च वाली बात थोड़ी सी कर ली जाए। इसमें लॉन्ग मार्च तो खैर ख़त्म कर दिया इमरान खान ने। वो मेरा ख्याल है कि वज़ीराबाद पर हमले के बाद वो खुद तो घर जाकर बैठ गया और उसके जो साथी थे वो चलाते हैं, वो नाकाम किस्म का लॉन्ग मार्च था। थोड़े लोग 500-600 लोग आ जाते थे, तो अब वो भी खत्म हो गया। अब इसका है प्रोग्राम धरने का रावलपिंडी में, और ये मैंने बहुत पहले बता दिया था कि ये इस्लामाबाद नहीं जाएंगे बल्कि पिंडी ही में धरना करेंगे और GSQ के सामने कोई ये तमाशा लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ख्याल ये है कि ये तमाशा नहीं लग सकेगा। उसकी वजह ये है कि ये मुसद्दका इतला में दे रहा हूँ कि ये तकरीरों में जो मर्जी कहें कि 10 लाख पेशावर से आएगा और 5 लाख लाहौर से आएगा, जो मर्जी कहें। इमरान खान की जो हदायत PTI वालों को दी गई है मीटिंग में, और जो ज़ाहिर है फिर वो आगे बता देते हैं अपने हामी अखबार नवीसों को, और उनके अपने हामी अखबार नवीस को इतना वो नौज़ुबिल्लाह को वही समझकर सीने में छुपा तो नहीं लेते, वो बता देते हैं, आगे फिर बात निकल जाती है। इमरान खान ने पार्टी को टारगेट दिया है, पंजाब और पख्तूनख्वा और सिंध तीनों सूबों की जमात को जो हदायत दी है। खुलासा उसका ये है कि मुझे 26 तारीख को पिंडी में 60,000 आदमी चाहिए। 60,000 आदमी का टारगेट दिया गया है। ये 10 लाख 15 लाख वाला सारा झूठ है। तो 60,000 का टारगेट भी इनसे पूरा नहीं होना है, क्योंकि इनके अपने MP MLA कह रहे हैं कि हालात बदल गए हैं। कातलाना हमले के बाद से हालात बदले, घड़ी चोरी का स्कैंडल आने के बाद हालात बदले, अमरीकी साजिश का बयानिया और फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी बरी कर दिया इन्होंने, उसके बाद से भी हालात बदले। तो अब उसमें लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वो आदमी जो पहले 2000 आदमी ले जाने का वादा करता था, अब वही आदमी कहता है कि मुझसे तो 500 भी नहीं लाए जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल 2000 इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से इमरान खान को मुसलसल ये हलाशरी दिए जा रहे हैं कि तुम धरना दो, नतीजा निकलेगा, तुम धरना दो, नतीजा निकलेगा। और इमरान खान हालात से खुद भी परेशान है, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है। कभी वो ये सोचता है, और ज़्यादा इम्कान यही है कि वो इसी सोच पर अमल करेगा कि पिंडी जाएगा, वहाँ जाकर तकरीर करेगा और कहेगा कि हमारी जद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी, हकीकी आज़ादी का इनकलाब चलता रहेगा। मैं आपको जल्द ही अगली फैसला कुन कॉल दूंगा, और उसके बाद ये जलसा करके वापस आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा ग्रोह है जो उसको हलाशेरी दे रहा है, वो कह रहा है कि धरना दो और धरना देकर बैठ जाओ। मेरा ख्याल है कि ये काम मुश्किल है, ये उससे नहीं होगा। और अगर उसने धरना देने की कोशिश की तो पिंडी वाले वो फिर उनके पास भी एक प्लान है। तो खुलासा ये था कि आज की जो सूरत हाल का वो ये था कि ये इबरत का मुकाम है। जो कुछ ये लीक हुए हैं डॉक्यूमेंट्स बाजवा फैमिली के, बड़े तशवीशनाक मामलात हैं। और देखिए बाजवा साहब इस दलदल से खुद को कैसे निकाल पाते हैं, या हुकूमत उनकी क्या मदद करती है। बेहतर तो यह था कि हुकूमत की तरफ से बयान आता कि ये इल्ज़ाम झूठे हैं और बाजवा साहब पर किसी माली करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, ताकि फ़ज़ा की सफाई में कोई मदद मिल सकती। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। और इसमें अहम तरीन बात जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी वो मैं भूल गया, वो ये है कि PTI के सोशल मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी गंदी मुहिम जनरल बाजवा साहब के खिलाफ शुरू हो गई है। अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट में जो फिक्रे नहीं थे वो फिक्रे भी ये लोग अपने प्रोग्रामों में शामिल कर रहे हैं। पता नहीं क्या कुछ नहीं इन प्रोग्रामों में कहा जा रहा। वो ज़ाहिर एजेंसियाँ भी सुन रही होंगी, हुकूमत के नोटिस में भी कुछ चीज़ें आई होंगी कि इनके बारे में क्या जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये PTI को सोशल मीडिया को पहले से अलर्ट कर दिया गया था कि अहमद नूरानी साहब की ऐसी रिपोर्ट खबर जारी होने वाली है,
تو آپ نے اس پر یہ بولنا ہے، کیونکہ جس طرح جس وقت رپورٹ آئی ہے، رپورٹ کے آنے کے فوراً بعد ہی ان کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے یا شبہ گزرتا ہے کہ ان کو معاملات کا پہلے سے اندازہ تھا اور یہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ بھی عبرت کا مقام ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک لیے خدا حافظ۔